मुहिब वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अभी काफी रात बाकी थी। उसने टेबल लैंप ऑफ किया और दोबारा लेट गया। इतने में उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने नीम अंधेरे में लेटे लेटे आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे में से दुलारी अंदर आई। उसने अंदर आने के बाद आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया और कुछ देर खड़ी इमरान को लेटे हुए देखती रही। इमरान भी नीम व आंखों से उसे तकता रहा। उसने यही जाहिर किया कि वो सो रहा है। वो ये देखना चाहता था कि दुलारी क्या करती है। दुलारी चंद सेकंड तक बंद दरवाजे के आगे खड़ी इमरान के पलंग को देखती रही। इमरान को उस वक्त वो कोई जादूगरनी लग रही थी जो उस पर कोई सहर फूंक रही थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इमरान के पलंग के पास आकर रुक गई। उसने झुक कर इमरान को देखा। इमरान ने आंखें बंद कर लीं। दुलारी इमरान के चेहरे पर झुकी हुई थी। इमरान को उसका गर्म सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रहा था। उसके सांस में शराब की बू थी। उसे दुलारी के कपड़ों से किसी बहुत कीमती परफ्यूम की भी खुशबू आ रही थी। वो पीछे हट गई। इमरान ने आंखें जरा सी खोल कर देखा। कमरे के नीम अंधेरे में दुलारी उसे दरवाजे की तरफ जाती नजर आई। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर दरवाजे को आहिस्ता से बंद कर दिया। इमरान ने पूरी आंखें खोल दी। वो सोचने लगा ये उसके पास क्या करने आई थी। उस लम्हे दुलारी पर उसे किसी जादूगरनी का शुबा हुआ, लेकिन इमरान किसी जादू वगैरह का कायल नहीं था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुसीबत नाजिल हुई थी लेकिन टल गई। बेडरूम की फिजा में दुलारी के रेशमी कपड़ों की खुशबू अभी तक मौजूद थी। दुलारी रोज बरोज पुरस्रार होती जा रही थी, मगर इमरान अपनी जगह पर मजबूती से कायम था। उसे यकीन था कि उसे इस किस्म की तरकीबात अपनी जगह से हरगिज नहीं हिला सकती। वो बिस्तर पर लेटा देर तक जागता रहा। किसी वक्त उसे अपने आप नींद आ गई और वो सो गया। वो गहरी नींद सो रहा था जब नौकरानी ने आकर उसे जगाया और कहा कि बीबी जी नाश्ते के लिए बुला रही हैं। इमरान जल्दी से उठ बैठा। उसने घड़ी पर निगाह डाली। 9 बज रहे थे। उसने जल्दी जल्दी बाथरूम में जाकर दांत साफ किए, मुंह हाथ धोया और खाने के कमरे में आ गया। मेज पर नाश्ता लग चुका था। दुलारी किचन से चाय की चैनिक ला रही थी। उसने मुस्कुराकर इमरान को देखा और बोली, वक्त पर स्टेशन पहुंचना था, वगरना मैं तुम्हें ना उठाती। इमरान कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, मैं बहुत देर तक सोया हूँ, अच्छा किया मुझे जगा दिया। दुलारी के चेहरे पर रात भर जागते रहने के असरात नुमायां थे। वो नहा धोकर नई साड़ी पहनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। इमरान ने पूछा, लाला जी सो रहे हैं क्या? दुलारी इमरान के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, अभी अभी उठे हैं, गुस्ल खाने में तैयार हो रहे हैं। उन्हें तो अभी आर्मी हेडक्वार्टर भी जाना है। दुलारी ने कहा, नहीं, वो प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिया है। असल में रात को ही उनकी बात हो गई थी, बस अब यहाँ से सीधे स्टेशन पर ही चलेंगे। थोड़ी देर बाद लाला टेकम चंद भी आ गए। नई पतलून कमीज में थे। पतलून की बेल्ट ने बड़ी मुश्किल से उनकी तुन संभाल रखी थी। आंखों में रात की शराब का अभी तक खुमार था। मुस्कुरा रहे थे। इमरान ने प्रणाम किया। कहने लगे, चंद्रपाल जी आप कब जागे? इमरान ने कहा, बस थोड़ी देर हुई उठा हूँ। लाला जी दुलारी के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए। कहने लगे, दुलारी जी मुझे मक्खन की बजाय टोस्ट पर बालाई लगा कर देना। मैं काफी पीऊंगा, काफी है ना? दुलारी बोली, लाला जी आपकी सेवा के लिए काफी भी है और काफी में डालने के लिए क्रीम भी है। लाला जी बड़े खुश हो गए। कहने लगे, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं तो तुम्हें सती सावित्री कहूंगा। नाश्ते पर इधर उधर की बातें होती रहीं। लाला जी बोले, बंगाल में मानसून शुरू हो गई होंगी, इधर भोपाल में कई रोज से बरखा नहीं हुई। दुलारी ने कहा, इस दफा बारिशें यहाँ भी कम हो रही हैं। लाला जी ने सर हिलाते हुए कहा, बालाई बड़ी मीठी है। दुलारी ने कहा, मैंने इसमें चीनी मिलाई हुई है। लाला जी ने अपनी तरफ से दिल लगी करते हुए कहा, दुलारी जी आपको चीनी मिलाने की क्या जरूरत थी? आप बालाई को सिर्फ हाथ ही लगा देती तो वो मीठी हो जाती। दुलारी ने हंसते हुए कहा, इस किस्म की बातें आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? लाला जी ने काफी का घूंट भरते हुए कहा, हम तो आपके दास हैं, बस और कुछ नहीं। लाला जी, दुलारी और इमरान ठीक 10:15 बजे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। दुलारी ने अपना एक अटैची केस साथ रख लिया था। इमरान के पास छोटा सा अटैची केस था जिसमें उसके 2 एक जोड़े कपड़े और कुछ दूसरा जरूरी सामान था। टैक्सी कॉलोनी से निकली तो इमरान की निगाहों ने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेना शुरू कर दिया। वहां किसी भी जगह उसे कोई पुलिस कांस्टेबल दिखाई न दिया। टैक्सी भोपाल के स्टेशन के हाथे में दाखिल हो गई। ट्रेन के आने में अभी कुछ वक्त था। ये ट्रेन बम्बई से आती थी और कलकत्ते जाती थी। प्लेटफॉर्म पर कुछ पुलिस कांस्टेबल जरूर मौजूद थे, मगर किसी ने इमरान वगैरह की तरफ तवज्जो न दी। इमरान दिल में यही दुआ मांग रहा था कि किसी तरह वो भोपाल से आगे निकल जाए। लाला जी ने 2nd क्लास के टिकट ले लिए थे। ट्रेन आ गई। वो लोग 2nd क्लास के एक डब्बे में सवार हो गए। जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही इमरान को परेशानी लगी रही, मगर अपनी परेशानी को उसने बिल्कुल जाहिर ना किया।
आखिरकार ने सीटी दी और ट्रेन प्लेटफॉर्म से खिसकने लगी। कोई एक्सप्रेस ट्रेन थी। भोपाल एक बड़ा स्टेशन था। इसका रेलवे यार्ड बहुत कुशादा था। ट्रेन देर तक यार्ड में से बल खाती एक रेलवे ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर चढ़ती चलती रही। जब यार्ड में से निकलकर मेन लाइन पर आई तो उसकी स्पीड में इजाफा होने लगा। फिर भोपाल शहर के मज़ाफ़ात शुरू हो गए। मज़ाफ़ात ख़त्म हुए तो ट्रेन पूरी रफ्तार पर जा रही थी। इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया। यह भी बहुत लंबा सफ़र था। रास्ते में भारत के कई बड़े बड़े शहर आए। दिन गुजर गया, रात भी गुजर गई। दूसरे दिन सूरज की छुपने से ज़रा पहले कलकत्ते पहुंच गई। लाला टेकम चंद ने अपने आदमियों को फ़ोन पर इतला कर दी थी। उनका एक सेक्रेटरी बड़ी सी गाड़ी लेकर स्टेशन पर आया हुआ था। सब लोग गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी लाला जी के कलकत्ते वाले बंगले की तरफ रवाना हो गई। लाला टेकम चंद अय्याश तबा आदमी थे। फौज के बड़े बड़े ठेके मिल जाते थे। कोई घर बार औलाद नहीं थी। जो कमाते उसे अय्याशियों में उड़ा देते थे। बंगले को भी उन्होंने हर किस्म के सामाने ऐश से मुज़य्यन कर रखा था। गाने बजाने के साज भी थे। बड़ी स्क्रीन वाला टीवी भी था। हर किस्म के अच्छे बुरे वीडियो केस्ट और सीडी वगैरह का स्टॉक मौजूद था। हर शहर में उनके तवाइफों से ताल्लुकात थे, लेकिन दिलारी से वो दिल से प्रेम करते थे। ये बंगला कलकत्ता शहर के मशरिक में एक पुरफजा मुकाम पर कायम था। कमांडर इमरान को लाला टेकम चंद के इस आलीशान बंगले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चंदनपुर जाने को बेचैन था, जहां लाला जी के ज़ेरे इंतजाम और उनके बनाए हुए गोदाम में खुफिया तौर पर अग्नि मिसाइल का स्टॉक रखा जा रहा था, और जिसे इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट के फौजी कानवाई के जरिए रात की तारीकी में पाकिस्तान की सरहदों पर पहुंचाना था। यह खुसूसी हिफाजती इंतजाम मिसाइलों के अहम तरीन स्टॉक को कश्मीरी कमांडोज के जांबाजाना हमलों से बचाने के लिए किया जा रहा था, जिन्होंने सरहद के करीबी इलाके को अपनी जद में ले रखा था। कमांडर इमरान का टारगेट यही अग्नि मिसाइल थे। उसने दोपहर के खाने के बाद लाला जी से कहा, लाला जी, कलकत्ते का ये इलाका तो हमारा देखा हुआ है, लेकिन चंदनपुर हमने आज तक नहीं देखा, और फिर वहाँ देवी जी का स्थान भी है जहाँ हमें देवी जी की पूजा भी करनी है। लाला जी बोले, चंदनपुर 2-1 दिन बाद जाएंगे। यहाँ कलकत्ते में मुझे इसी सिलसिले में 2-1 जरूरी काम है। दलारी कहने लगी, मुझे तो चंदनपुर बहुत पसंद है, वहाँ मेरा जी भी लगता है। लाला जी जल्दी चले ना, मुझे भद्रकाली जी के दर्शन भी करने हैं। लाला जी बोले, बस इसी एतवार की सुबह को वहाँ चलेंगे। जुमा और हफ्ता 2 दिन ही तो बाकी रह गए हैं। वो जुमेरात का दिन था, दूसरे दिन जुमा था। कलकत्ते में मुसलमान कसीर तादाद में आबाद थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई मसाजिद हैं, जिनकी बड़ी तारीखी और सकाफती अहमियत है। कमांडर इमरान कलकत्ते की किसी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करना चाहता था। उसने दलारी से कहा, मैं कलकत्ते के अजायब घर की सैर को जाता हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। उसने कहा, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। मगर कमांडो अकेला जाना चाहता था। उसने कहा, नहीं, मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मैं शहर की गली कूचों से वाकिफ हूँ। चुनांचे वो अकेला ही शहर की तरफ निकल पड़ा। कलकत्ता बहुत फैला हुआ शहर है, आदमी कितनी ही दूर क्यों ना चला जाए, वो शहर से दूर नहीं होता, और उसे बस वगैरह हर जगह मिल जाती है। इमरान भी एक जगह से बस में बैठकर शहर के एक मुस्लिम इलाके में आ गया, जिसका नाम हम मसलहतन यहाँ जाहिर नहीं करेंगे। यहाँ एक बड़ी तारीखी मस्जिद है, जिसका एक नाम है, हम वो नाम भी मसलहत की वजह से जाहिर नहीं करेंगे। कमांडर इमरान जुमा की नमाज के वक्त पहुंचा था। मस्जिद में नमाजी भारी तादाद में मौजूद थे। बड़ी ईमान अफरोज फजा थी। इमाम साहिब ने बड़ी फसीह उर्दू में खुतबा दिया। नमाज अदा करने के बाद इमरान दूसरे नमाजियों के साथ मस्जिद से बाहर निकल रहा था कि बाहर पुलिस की भारी नफरी देखी। पुलिस ने नमाजियों को मस्जिद में ही रोक लिया और बताया कि एक कश्मीरी मुजाहिद इलाके में रूपोश है। पुलिस को इत्तला मिली है कि वो नमाज अदा करने मस्जिद में आया हुआ है, लिहाजा हम एक एक नमाजी से मामूली पूछगछ करेंगे। इमरान मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर की वजाहत सुनी तो वहीं से मस्जिद में वापस हो गया। वो इलाके में बिल्कुल अजनबी था, वहां उसे कोई नहीं जानता था। अगर वो कह दे कि मैं लाला टेकम चंद के साथ आया हूँ, तो पुलिस यकीनी बात है कि लाला जी से मेरी तस्दीक कर लेगी और लाला जी को मालूम हो जाएगा कि मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ। अपने आप को हिंदू यानी चंद्रपाल जाहिर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक हिंदू का मस्जिद के अंदर क्या काम? इमरान ये सोचकर परेशान सा हो गया। मस्जिद का एक अकबी दरवाजा भी था। वो उस तरफ गया तो वहां भी मुसल्लह पुलिस की पूरी गार्ड मौजूद थी। उसे महसूस होने लगा कि वो दुश्मन के जाल में फंस गया है, लेकिन इमरान इतनी जल्दी दुश्मन के काबू आने वाली चीज नहीं था। इसके बावजूद फिक्रमंद जरूर हो गया था कि अभी उसका मिशन शुरू ही नहीं हुआ और पुलिस ने उसे घेर लिया है। बाकी नमाजी पुरसकून थे। उसने एक नमाजी को यह कहते हुए भी सुना था कि खुदा करे कश्मीरी मुजाहिद नमाज के बाद फरार होने में कामयाब हो गया हो। इन सब की हमदर्दियां उस कश्मीरी मुजाहिद के साथ थीं जो पुलिस के बयान के मुताबिक उस वक्त मस्जिद में मौजूद था। इमरान सोचने लगा कहीं मेरी मुखबरी तो नहीं हो गई, लेकिन यह कैसे मुमकिन था। बहरहाल सूरत हाल काफी तशवीशनाक हो चुकी थी। 2 पुलिस इंस्पेक्टर मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़े थे और एक एक नमाजी से थोड़ी बहुत पूछगछ करके उसे जाने की इजाजत दे देते थे।
कमांडर इमरान कलकत्ता पुलिस की पूछगछ का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। पुलिस इंस्पेक्टर को जब मालूम हुआ कि इमरान एक हिंदू फौजी ठेकेदार के पास ठहरा हुआ है तो उसे शक पड़ सकता है कि बाहर से आए हुए एक मुसलमान का बंगाल के बहुत बड़े फौजी ठेकेदार के यहाँ क्याम करने से क्या मुराद है। फिर लाला जी के आगे उसका ये राज फाश हो सकता था कि वो हिंदू नौजवान चंद्रपाल नहीं है बल्कि एक मुसलमान नौजवान है, और उसका सारा मंसूबा खाक में मिल सकता था। एक एक करके नमाजी पुलिस के सवालों का जवाब देकर जा रहे थे। ये सारी कार्रवाई बंगला जुबान में हो रही थी जो इमरान को बिल्कुल नहीं आती थी। उसकी पोजीशन हर तरफ और हर एतबार से मशकूक थी। बहुत थोड़े नमाजी बाकी रह गए थे। मस्जिद के पेश इमाम साहिब इस मुख्तसर सी चार दीवारी में बनी हुई मस्जिद के सहन के कोने में सफ पर बैठे तस्बीह का विरद कर रहे थे। इमरान को उस वक्त अगर कोई बचा सकता था तो मौलवी साहिब ही बचा सकते थे। इमरान के पास सोचने का वक्त नहीं था। इमाम साहिब के खुतबे से तो यही जाहिर हुआ था कि वो इस्लाम के मुजाहिद हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। वहाँ जो सूरत हाल बन गई थी उसमें सिवाय इसके दूसरा कोई चारा कार बाकी नहीं था। चुनाचे कमांडर इमरान ये खतरा मोल लेने पर मजबूर था। उसने एक नज़र मस्जिद के दरवाजे पर डाली। 6-7 नमाजी ही बाकी रह गए थे। उनकी इमरान की तरफ पुश्त थी और दोनों पुलिस इंस्पेक्टर जो मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़े थे वो नमाजियों की ओट में थे और उनकी नज़र इमरान पर नहीं पड़ रही थी। इमरान सीधा इमाम साहिब के पास जाकर बैठ गया और बोला, मौलाना, पुलिस जिस कश्मीरी मुजाहिद की तलाश में यहाँ आई हुई है वो मैं ही हूँ। मुझे किसी खुफिया रास्ते से बाहर निकाल दीजिए। इमाम साहिब ने इमरान की बात सुनी तो तस्बीह फेरते फेरते उनका हाथ एकदम रुक गया। उन्होंने कोने में हुजरे के दरवाजे की तरफ देखकर कहा, मेरे हुजरे में घुस जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बड़ा दलेर इमाम मस्जिद था। इमरान को ऐसे महसूस हुआ कि वो जिस चार दीवारी में बंद हो गया था उसकी एक दीवार सामने से हट गई है। वो जल्दी से उठा और हुजरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और फौरन दरवाजा बंद कर दिया। पहले तो उसे अंधेरे में कुछ नजर न आया, फिर थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। ये छोटी सी कोठड़ी थी जिसमें दीवार के साथ चारपाई बिछी हुई थी। ऊपर एक रोशनदान था जिसमें से दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। सामने वाली दीवार में एक खिड़की थी जो बंद थी। इमरान जल्दी से खिड़की के पास गया। उसने खिड़की के पट खोल दिए। खिड़की में लोहे की सलाखें लगी हुई थी। दूसरी तरफ तंग सी गली थी। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। उसे ख्याल आ गया कि अगर खिड़की में सलाखें ना भी लगी होती और वो खिड़की के बाहर कूद कर फरार होने की कोशिश करता तो यकीनन पुलिस के हत्थे चढ़ जाता, क्योंकि यह नामुमकिन था कि पुलिस की इतनी बारी नफरी ने मस्जिद को घेरे में ले रखा हो और मस्जिद के पीछे पुलिस मौजूद ना हो। वो चारपाई पर बैठ गया मगर वो बेचैन था। वो जल्दी से उठा, हुजरे के दरवाजे के पास आया और दरवाजे का एक पट थोड़ा सा खोल कर बाहर देखने लगा। उसने देखा कि इमाम मस्जिद अब बैठे हुए नहीं थे बल्कि मस्जिद के दरवाजे के करीब नमाजियों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता टहल रहे थे। इमरान उन्हें देखता रहा। सिर्फ 3 नमाजी बाकी रह गए थे। अब उसे मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़े पुलिस इंस्पेक्टर में से एक पुलिस इंस्पेक्टर नजर आ रहा था। वो एक नमाजी से कोई सवाल कर रहा था। उसने नमाजी को जाने दिया, फिर दूसरे नमाजी से पूछगछ करने लगा। अब एक नमाजी बाकी रह गया था। इमाम मस्जिद उस नमाजी के पास जाकर खड़े हो गए। जब आखिरी नमाजी से भी पुलिस इंस्पेक्टरों ने 2-4 सवाल पूछकर अपनी तसल्ली कर ली तो इमाम साहिब उनसे गुफ्तगू करने लगे। दोनों पुलिस इंस्पेक्टरों के चेहरों पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो इमाम साहिब से माजरत कर रहे हों कि हम अपनी ड्यूटी से मजबूर हैं। इमाम साहिब भी उनसे बराबर बातें किए जा रहे थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने झांक कर पीछे मस्जिद के सहन में निगाह डाली और फिर इमाम साहिब से बारी बारी हाथ मिलाकर दोनों इंस्पेक्टर चले गए। उनके जाने के बाद इमाम साहिब ने मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया और बड़े सुकून के साथ तस्बीह फेरते कदम कदम चलते हुजरे की तरफ बढ़े। इमरान जल्दी से पीछे हटकर चारपाई के कोने पर होकर बैठ गया। इमाम साहिब अल्लाह अकबर का विर्द करते हुजरे में दाखिल हुए और दरवाज़ा बंद करके हुजरे में देखने लगे। उन्हें इमरान चारपाई के कोने में बैठा नजर आ गया था। इमाम साहिब ने अंदर से दरवाजे की चटखनी लगा दी और इमरान के पास चारपाई पर बैठते हुए बोले, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, तुम जरा देर करते तो पकड़े गए थे। फिर उन्होंने बड़े गौर से इमरान का जायजा लिया और पूछा, क्या तुम सचमुच कश्मीरी मुजाहिद हो? मगर तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, तुमने पतलून कमीज पहन रखी है, क्या ऐसे मुजाहिद भी कश्मीर के महाज पर जिहाद में शरीक हैं? इमाम साहिब बड़े सादा दिल मुसलमान थे। इमरान ने कहा, कश्मीर के महाज पर शरी दाढ़ी वाले भी मोमन हैं और दाढ़ी के बगैर भी हैं, मगर उनके दिल एक ही शमा ईमानी से मुनव्वर हैं और वो एक ही जज्बा जिहाद से सरशार हैं और अपने से 10 गुना बड़ी भारतीय फौज से लड़ रहे हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इमाम साहिब बेअख्तियार कह उठे, कहने लगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमाएगा। कश्मीर में इंडियन फौज निहत्ते मुसलमानों पर जो वहशियाना जुल्म डाल रही है उसकी सज़ा उसे कहर इलाही की सूरत में मिलकर रहेगी। फिर इमाम साहिब ने पूछा, बेटा तुम्हें कहाँ जाना है? इमरान ने इमाम साहिब को एक चौराहे का नाम और महल्ले वकूफ़ बताकर कहा, बस किसी तरह मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए, वहाँ से आगे मैं खुद ही चला जाऊँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको बता नहीं सकता कि मैं कहाँ ठहरा हुआ हूँ। इमाम साहिब बोले, तुम ठीक कह रहे हो,
किसी को ना बताना, किसी को ना बताना। अब ऐसा है कि मेरा ख्याल है पुलिस अभी इस इलाके में ही होगी। जरा शाम का अंधेरा हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें अपने एक काबिल एतमाद आदमी के सुपुर्द कर दूंगा। वो तुम्हें अपनी हिफाजत में तुम्हारी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, शाम तक मेरे हुजरे में सिवाय मेरे दूसरा कोई नहीं आएगा। तुमने खाना खाया है? इमरान लाला जी के बंगले से खाना खा कर चला था। उसने कहा, जी मैंने खाना खा लिया था, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। इमाम साहिब ने कोने में रखे हुए हमाम की तरफ इशारा करके कहा, प्यास लगे तो इसमें से पानी लेकर पी लेना। सिर्फ 3-4 घंटों की बात है। मैं हुजरे को बाहर से ताला लगा रहा हूँ, घबराओगे तो नहीं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम साहिब बोले, बेटा शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। हम जिहाद के महाज पर तो काफिरों से नहीं लड़ सकते, लेकिन तुम्हारी वजह से इस तरह हमें मुजाहिदीन की खिदमत का मौका मिल गया है। खुदा इसे ही कबूल करे। इमाम साहिब चले गए। बाहर से उन्होंने हुजरे को ताला लगा दिया। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने ऐन वक्त पर उसे पुलिस की कैद से बचा लिया था। अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो उसका सारा मिशन खाक में मिल जाता। कमांडर इमरान हुजरे में ही बैठा रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो रोशनदान की तरफ देख लेता था। उसमें से आती दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फीकी पड़ रही थी। उसके पास कोई घड़ी नहीं थी, वक्त का सही इल्म नहीं था, मगर वो बड़े सब्र के साथ अंधेरा होने का इंतजार करता रहा। इमाम साहिब उस वक्त आए जब रोशनदान में से आती दिन की रोशनी हल्के अंधेरे में तब्दील हो चुकी थी और हुजरे में अंधेरा छा गया था। इमाम साहिब ने आते ही बटन दबाकर बल्ब रोशन कर दिया। कहने लगे, मैं जानबूझकर तुम्हारे पास नहीं आया। यहाँ कोई पता नहीं कौन CID वाला है और कौन नहीं है। शाम हो गई है, मैंने एक आदमी को तैयार कर लिया है। जरा अंधेरा और गहरा हो जाए तो वो तुम्हें यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाएगा। उसके साथ बेफिक्र होकर जाना, वो बड़ा मुजाहिद मुसलमान है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? इमरान ने कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर चलता हूँ, बत्ती जलती रहने देना, मैं कुछ देर बाद आऊँगा। इमाम साहिब चले गए। बाहर से वो हुजरे को उसी तरह ताला लगा गए। अब एक बार फिर इमरान ने इंतज़ार शुरू कर दिया। 1 घंटा गुजर गया तो इमाम साहिब एक दुबले पतले अधेड़ उम्र बंगाली मुसलमान को साथ लेकर हुजरे में दाखिल हुए। कहने लगे, ये फरीद अहमद है, शमा इस्लाम का परवाना है। ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अपनी हिफाजत में पहुंचा देगा। इस वक्त मस्जिद में कोई नहीं है, बस निकल जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। इमाम साहिब ने इमरान से मुसाफा करने के बाद उसका हाथ चूम लिया और फरीद अहमद से कहा, फरीद मियाँ हमारे मुजाहिद के साथ जाओ। फरीद अहमद ने इमरान को साथ लिया और हुजरे से निकलकर मस्जिद का सहन उबूर करके मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलते ही सामने वाली तंग सी गली में दाखिल हो गया। ये गली 2-3 गलियों में से होती हुई एक बाजार में निकल आई, जहां आमने सामने स्टोरों में रोशनियां हो रही थी, रिक्शे गाड़ियां चल रही थी। फरीद अहमद ने इमरान को बताया कि वो जिस इलाके में जाना चाहता है वहां तक यहाँ से ही बसें जाती हैं, मगर इमरान को खदशा था कि कहीं वो रास्ते से भटक ना जाए। वो उसी जगह से बस पकड़ना चाहता था जहां वो मस्जिद की तरफ आते हुए बस में से उतरा था। उसने फरीद अहमद से कहा कि वो उसे उसके बताए हुए चौक में ले जाए। फरीद अहमद ने एक रिक्शा ले लिया। वो इस इलाके से निकल जाना चाहता था। जब रिक्शा चौक में पहुंचा तो इमरान ने बाजार को पहचान लिया। वहां बस स्टॉप पर वो रिक्शे से उतर गया। उसने फरीद अहमद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इमाम मस्जिद को मेरा सलाम कहना और कहना कि इंशाअल्लाह फिर ज़रूर मुलाकात होगी और मैं उनका हमदर्दाना सलूक हमेशा याद रखूंगा। फरीद अहमद अस्सलाम वालेकुम कहकर उसी रिक्शे में वापस चल दिया। इमरान स्टॉप पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद बस आ गई। रात हो गई थी, मगर इतने बड़े शहर में जगह जगह बिजली के खंभों की रोशनी थी। इमरान रास्ते को पहचान सकता था। बस आ गई, वो उसमें बैठ गया और उसी चौक का टिकट ले लिया। चौक का नाम उसे याद था। 20-25 मिनट के बाद बस उस चौक में पहुंचकर रुकी तो इमरान उतर गया। यहाँ से वो पैदल चलता लाला टेकम चंद के बंगले या रेस्ट हाउस में आ गया। लाला जी अभी तक नहीं आए थे। दलारी परेशान थी। इमरान को देखा तो जल्दी से उसके पास आ गई। मैं तो परेशान हो गई थी, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? इमरान ने कहा, बस अजायब घर में फिरता रहा। वहां से निकला तो डलहौजी स्क्वायर की तरफ निकल गया। वहां बाग की सैर करता रहा। बस देखते देखते शाम हो गई। कलकत्ता बड़ा रौनक वाला शहर है, यहाँ आदमी सैर करने निकले तो वक्त का पता ही नहीं चलता। दलारी ने कहा, खाना खा लो। लाला जी का फोन आया था कि वो जरा देर से आएंगे और खाना बाहर ही खाएंगे।